हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। मतलब आप शॉर्ट में उसे पीएफ बोल सकते हैं। इतना लंबा चैप्टर का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं। पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये चैप्टर है आपके आज के इस वीडियो का। प्रोविडेंट फंड का मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपको सैलरी मिले और उसमें से थोड़े से पैसे पहले कट जाएं तो आपकी सेविंग पक्का है। लेकिन आप पहले सारे पैसे वर्कर को दे दो और फिर उसमें से कहो बेटा तू इसमें से ना पैसे बचा ले, फिर कुछ नहीं होने वाला। उसकी सैलरी 31 की बजाय 25 को ही खत्म हो जाती होगी। 5 दिन वो यही सोचता होगा कैसे चलाए घर। तो आप कितना अच्छा सिस्टम एक पढ़ने जा रहे हैं कि वर्कर को सैलरी पूरी दो ही मत दोस्तों, उसमें से पहले डिडक्शन कर लो और डिडक्शन करके गवर्नमेंट ऑफिस में जहां सिक्योरिटी रहे आपके पैसे की वहां जमा करा दो। और जब आपका रिटायरमेंट हो, आपको जरूरत पड़े तो वो आपको वो पैसा समय पर मिल जाए। बस वो पैसा प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट का मतलब होता है दोस्तों भविष्य, अनसर्टेन फ्यूचर। और फंड का मतलब होता है द अमाउंट दैट यू केप्ट असाइड एज अ रिजर्व एंड यू इन्वेस्टेड इट, निधि। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड फंड दोस्तों। जो पैसा आप अलग निकाल के रख देते हो उसे रिजर्व बोलते हैं, उसे फंड नहीं कहते। लेकिन अगर आप उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दो तो उसे फंड बोलते हैं। संचय वो रकम होती है जिसे आप अपने पैसों से अलग हटा के रखते हैं, लेकिन वो संचय निधि तब बनता है जब आप उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दिस इज अ फंड फॉर योर अनसर्टेन फ्यूचर। अब जो प्रोविडेंट फंड है दोस्तों वो कहीं कंपलसरी है, कहीं कंपलसरी नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग जब इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको मिलेगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो बहुत प्रकार के फंड होते होंगे। हम स्टैट्यूटरी वाला लॉ में पढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी रूप से कौन सा प्रोविडेंट फंड कंपलसरी है, वो यहां पर आपके कोर्स में है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। नोट्स उसके पढ़ना शुरू करते हैं कि पीएफ क्या कहता है। ये दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 का इंट्रोडक्शन है। पहली हेडिंग है हमारे सामने। ये कहता है, जो मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन दिया लगभग वैसी ही बातें यहां पर छपी हैं, धीरे धीरे उसको समझते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल शार्पली समझा देंगे आपको। देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एम्प्लॉय टू क्रिएट सेविंग्स, राइट। उसकी इनकम और कंज्यूमेबल इनकम मैच नहीं होती दोस्तों, दोनों में फर्क है, ध्यान से देखना। हमने पढ़ा उसकी इनकम मतलब दोस्तों वो पैसा जो वो कमाता है और जो खर्च करने वाला इनकम उसका हिस्सा है। मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए तो उसमें से खर्च कितने करने आपने, तो पता चला कमाने 100 हैं और उसमें से खर्च करने 110, तो वो कभी मैच होता ही नहीं दोस्तों। इट इज इंपॉसिबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वर्कर टू क्रिएट सेविंग्स फॉर नियर फ्यूचर because a major part and sometimes the complete salary goes into expenses, right? This is the harsh reality, but yes, it's a reality. आप वर्कर से बोलो कि भाई तू पैसा बचा, वो कह रहा रोटी खाने के पैसे नहीं पड़ रहे, तुम कह रहे पैसे बचाऊं। तो आप इमेजिन करिए एक मिनट के लिए, आप अपनी स्टूडेंट की पोजीशन से बाहर निकलकर इमेजिन करिए कि सैलरी मिली 10,000, खर्चा 12,000, तो वो जो 2,000 रुपए का कमी है वो तो पूरी नहीं हो पा रही। आप वर्कर से कह रहे हो बेटा 500 रुपए निकाल के ना पोस्ट ऑफिस में जमा कर दियो, दैट्स डिफिकल्ट फॉर हिम। सो इट इज बेटर टू डिडक्ट अ पार्ट ऑफ सैलरी बिफोर पेमेंट सो दैट सेविंग्स गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। दिस मनी is deposited with a government organization called Employee Provident Fund Organization, EPFO। ये जो EPFO नाम की संस्था है, इट्स अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी संस्था है। आपके पैसे को संभाल कर रखती है, इन्वेस्ट करती है, जब आप कहोगे आपको वापस करती है, तो आपका पैसा सुरक्षित है, कोई रिस्क नहीं है आपका इसमें। 100% सिक्योर्ड एंड गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो पैसा जो आपका यहां आ गया वो आपका सेव हो गया पैसा, ना आपके पास पहुंचेगा ना खर्च होगा। अब यहां लिखा है वेन एवर एम्प्लॉय चेंजेस हिज जॉब, मतलब आप पहले 2 साल एक जगह काम करा, फिर नौकरी चेंज करके कहीं और पहुंच गए, तो व्हेन यू चेंज योर जॉब, तो वो जो पैसा है वो लॉस में नहीं जाता, वो पैसा इकट्ठा होता रहता है उसी अकाउंट में
नई कंपनी से भी पैसा वहीं जमा होता रहेगा। Whenever employee changes his job, it doesn't affect any savings because the money saved is not with the previous employer। भाई आपका जो पैसा आपकी सैलरी से कटा वो अगर आपके पुरानी कंपनी के पास जमा रहता तो मुश्किल थी कि भाई हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, उस पैसे का क्या होगा। आपका पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जमा है ना, तो अगर पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब में भी जाओगे तो आपका पैसा तो सुरक्षित है, कहीं से भी कभी भी पहुंचोगे तो पैसा मिल जाएगा। देखिए सैलरी which will be deducted in the new employment will also get deposited in the same account with EPFO। जब आप नई जॉब में जाओगे वहां पे जो पैसा आपकी सैलरी से कटेगा वो भी यहीं पर जमा होगा। Such account number remains throughout his life and it is called unique नहीं होता दोस्तों, this is universal account number, right? UAN बोलते हैं इसे। तो जैसे ही आपका पीएफ में अकाउंट खुलता है तो आपके पास एक यूएएन आता है, वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लेकर ही आप कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट चेंज करेंगे तो उस नंबर में ही आपका पैसा ऐड होता रहेगा। एम्प्लॉय कैन चेक हिज डिडक्शंस एंड डिपॉजिट्स बाय यूजिंग यूएएन। दिस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर विल हेल्प यू अ लॉट। एक पोर्टल है पीएफ की, epfo.nic.in, वहां आप सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा किस ऑर्गेनाइजेशन ने कब काटा, वो जमा हुआ कि नहीं हुआ, ये एवरीथिंग यू कैन वेरीफाई। एम्प्लॉय कैन विड्रॉ दिस डिपॉजिटेड अमाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों आपको बताऊं ये भ्रम है लोगों का कि जब जॉब खत्म होता है, रिटायरमेंट होता है तभी निकलता है। इट्स नॉट द रियल पिक्चर। इफ यू नीड इट यू कैन गेट इट, यस देयर इज अ प्रोसीजर बट यस यू कैन गेट इट। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपकी सैलरी से तो कटा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट पुट अ लीन ऑन दैट। नहीं हम तो तभी देगा जब 60 साल का उम्र होगा आपका, या जब आप मरोगे तो आपका फैमिली को देगा, ऐसा नहीं होता। इफ यू रियली नीड इट यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड एज एन एडवांस। एम्प्लॉय कैन विड्रॉ दिस डिपॉजिटेड अमाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बट जनरली लोग कब निकालते हैं? आफ्टर द रिटायरमेंट, क्योंकि उससे पहले तो वो कमाई रहे ना, उसके बाद वो पैसा वहां से निकालते हैं। दिस डिपॉजिटेड अमाउंट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट मतलब भविष्य, फंड मतलब वो पैसा। देखिए यहां लिखा है दिस प्रोविडेंट फंड, क्योंकि दिस रिजर्व्स created out of savings invested in the open market which will give us benefit during uncertain future। तो कौन से दो कीवर्ड है? फ्यूचर जो कि अनसर्टेन है, और रिजर्व्स जो हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दी, तो इसे कहते हैं हम प्रोविडेंट फंड, राइट सर। अब ये जो टॉपिक है देखो, टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए डाला है। ये जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो में प्रोविडेंट फंड शब्द सुना आपने, आपके मन में अचानक से आया अरे हमने तो ये पहले भी सुन रखा है, टैक्स में तो 4-4 पीएफ है, ये कौन सा वाला पीएफ पढ़ा रहे। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए टॉपिक इंक्लूड करा है। आप पहले देखो अच्छे से, दो प्रकार के पीएफ होते हैं दोस्तों वैसे भारत में, एक है कंपलसरी और एक है वॉलंटरी। ये इसको कंपलसरी बाय लॉ है, लॉ ने कंपलसरी करा, उसको बोलते हैं कंपलसरी या पीएफ। जो पीएफ एक्ट आप पढ़ रहे हो वो इसी के बारे में, तो ये है आपके कोर्स में लॉ के अंदर। ये जो तीनों दोस्तों प्रोविडेंट फंड है, ये क्या है? कुछ भी हो, ये हमें समय से कोई लेना देना नहीं कि ये क्या है, लेकिन ये जो भी होंगे अगर ये हैं तो इसमें पैसों का लेन देन तो होता होगा। तो इनकम टैक्स में तो इन सबका ट्रीटमेंट पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स को तो दोस्तों टैक्स काटना है, उसको इससे थोड़ी मतलब है कि ये वाला पीएफ है या वो वाला पीएफ है। कैश इन कैश आउट तो हो रहा है ना, तो वो तो सबको कैच करना चाहता है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है, वी आर डूइंग लॉ, इन द लॉ हाउ कैन वी स्टडी अ पीएफ व्हिच इज बियॉन्ड लॉ। तो जो कानूनन कंपलसरी है उस पीएफ की बात करते हैं, बाकी तीनों को हम देख लेते हैं। एक रिकॉग्नाइज्ड होता है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तो एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं। पहले हम अपने स्टैट्यूटरी वाले का मतलब समझ लेते हैं। देखिए दिस इज अ कंपलसरी पीएफ। किन के लिए होता है ये? उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनका अभी लिस्ट हम पढ़ेंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही इस कानून के अंतर्गत कवर है।
देखिए, देयर इज नो ऑप्शन टू लीव दिस पीएफ। बिल्कुल, मतलब कोई चॉइस नहीं है कि ये पीएफ लेंगे कि नहीं लेंगे, वो तो लेना ही है जी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे पीएफ अप्लाई होता है तो कोई एस्केपिंग विंग नहीं है जहां पर आप भाग सकें कि नहीं हम तो प्रोविडेंट फंड अप्लाई नहीं करेंगे अपने ऊपर। तो ये पीएफ जो है वो मेंटेन्ड बाय ईपीएफओ है। आपने इंट्रोडक्शन में सुना था, सरकारी संस्था है ये, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये कंपलसरी पीएफ है। दिस इज द ओनली पीएफ विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ। कंपलसरी तौर पर ये लॉ में पढ़ना है क्योंकि कंपलसरी तौर पर ये भारत में लगता है। अब दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज से लग रहा होगा आपको कि सरकार का मान्यता प्राप्त पीएफ है। हाँ, लेकिन सरकारी नहीं है ना, लीगल नहीं है ना, कंपलसरी तो नहीं है। ये वो प्रोविडेंट फंड है जो आपने बनाया और सरकार से परमिशन ले ली। सरकार से आपने कहा भाई हमारे ऊपर लगता तो नहीं है लेकिन हम प्लीज पीएफ कर लें, हमारे वर्कर्स की सेफ्टी हो जाएगी। सरकार कह रही हाँ भाई कर लो, बस ये वो है। देखिए, दिस इज अ प्राइवेट फंड मेंटेन्ड बाय दोज एम्प्लॉयर्स नॉट कवर्ड अंडर द पीएफ एक्ट। ये लोग क्या करते हैं, दे क्रिएट देयर ओन स्कीम एंड टेक अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। भाई टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोदरेज, मान लो उनके वर्कर्स की सैलरी एक लिमिट से ज्यादा है जिसमें पीएफ वॉलंटरी है, लेकिन वो कह रहे नहीं हम तो हमारे वर्कर की सैलरी 1 करोड़ फिर भी पीएफ काटेंगे। तो भाई काट लो, सरकार से पूछ लो। तो वंस यू मेक अ प्राइवेट अरेंजमेंट एंड देन यू टेक अप्रूवल फ्रॉम सरकार, दैट फंड इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट फंड बट स्टिल इट इज अ सिक्योर्ड फंड। दिस मनी इज मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट, सो इट इज कंपैरेटिवली सेफर देन यूआरपीएफ। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से तो ये सुरक्षित है क्योंकि यूआरपीएफ में ना आप एक फंड बनाते हो और आप सरकार से पूछते नहीं हो। तो जब आप सरकार से नहीं पूछते हो तो वो पैसा असुरक्षित हो जाता है। अब है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इट इज ऑल्सो अ प्राइवेट फंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, बट द मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट नो अप्रूवल इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट। It means there is no security and guarantee for the return of this money. It is running as a parallel economy without any government control. वो parallel economy का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शंस जिनमें गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है, गवर्नमेंट कंसेंट नहीं है, या उनको बताया वैसे दोस्तों कि जो पीएफ कंपलसरी है वो पीएफ था स्टैट्यूटरी पीएफ। जो पीएफ कंपलसरी नहीं है लेकिन हमने बना लिया और हमने सरकार से अप्रूवल भी ले लिया, वो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और जो पीएफ कंपलसरी नहीं है, हमने प्राइवेटली बनाया और सरकार से अप्रूवल भी नहीं लिया और हम पैरेलल चला रहे हैं, वो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेकिन पता दोस्तों, इन तीनों में एक बात कॉमन है, स्टैट्यूटरी में, रिकॉग्नाइज्ड में और अनरिकॉग्नाइज्ड में। क्या कॉमन है दोस्तों? तीनों में एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूर है। एम्प्लॉयर वर्कर की सैलरी से काटेगा वो पैसा और उसका फंड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट पीपल जो वर्कर्स नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो क्या उनको जरूरत नहीं पड़ सकती कल को? उन लोगों का क्या, हु आर नॉट वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उन लोगों के लिए जो चौथा फंड है दोस्तों, वो एक सेविंग स्कीम की तरह है। मतलब अगर आप हाउस होल्ड पर्सन हैं, अगर आप शॉपकीपर हैं, आप एम्प्लॉय नहीं हैं, यू आर बिजनेसमैन, और आपको अपने भविष्य के लिए पैसा बचाना है, तो यू कैन गो फॉर दिस पीपीएफ। दिस पीएफ डज नॉट रिक्वायर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यस, एज वी डिस्कस्ड। It is basically a kind of bank account opened with specified banks and post office. पोस्ट ऑफिस और बैंकों में ये खाता खुलता है पीपीएफ नाम से। इनकम टैक्स में भी आप पढ़ेंगे, इसकी डिडक्शन मिलती है। कोई भी इंडिविजुअल इस खाते को खोल सकता है, उसमें वो मंथली डिपॉजिट करेगा और वो फिर उस पैसे को जब चाहे विड्रॉ कर सकता है आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो पीपीएफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर है और बाकी जो 3 पीएफ है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें ना चारों नहीं पढ़ने, हमें हमारे लॉ के कोर्स में केवल एसपीएफ पढ़ना है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, राइट। लेट्स बिगिन विद दिस। अब जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो वर्कर को मिलेंगी,
सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। तो जो जो स्कीम्स जिनका फायदा वर्कर को मिलेगा उसका लिस्ट यहां पर आपको मिलेगा और फिर उनके अंदर की जानकारी हम आपके लिए शेयर करेंगे। Whenever an employee joins PF scheme, he is automatically registered under two more schemes. They are family pension and EDLI, employee deposit linked. तो देखो टोटल 3 स्कीम्स हो गई आपके पास, एक पीएफ की, एक पेंशन की और एक एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो EDLI बोलते हैं उसको। तो आप सोचो आप पीएफ में आए थे और आपको 2 बेनिफिट ना साथ साथ फ्री मिल गए। पीएफ प्लस पेंशन प्लस इंश्योरेंस, ये आपका पैकेज बन गया कितनी स्कीम्स का? 3 स्कीम्स का। पैकेज ऑफ 3 स्कीम्स, राइट। आइए अब पढ़ते हैं ये किस किस वर्कर पर, किस किस ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है। मतलब जो प्रोविडेंट फंड का चैप्टर है वो कहां कहां अप्लाई होता है। देखिए, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों पता है ये जो एक्सक्लूडिंग है ये पहले था। मतलब जब हमने देखा कि भारत का जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस डिसॉल्व होने के बाद से सारे के सारे लॉ पूरे के पूरे भारत में लगते हैं, तो अब आपको ये इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, राइट। नो इंक्लूडिंग, नो एक्सक्लूडिंग, एवरीवेयर द पीएफ एक्ट विल अप्लाई। It applies on every organization registered as factory and any other organization having 20 or more workers. दोस्तों 2 खास बातें यहां देखनी है आपको। पहला, फैक्ट्री, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को फैक्ट्री बोला जाएगा, मतलब फैक्ट्री बोला जाएगा का मतलब ये नहीं कि आपने पिज्जा शॉप खोली उस पर नाम लिख दिया पिज्जा फैक्ट्री और आप फैक्ट्री हो गए, ऐसा नहीं दोस्तों। एक फैक्ट्री एक्ट है, उसमें फैक्ट्री का मतलब बताया गया है। तो वो जो फैक्ट्री का मतलब बताया गया उस फैक्ट्री पर पीएफ लगेगा। लेकिन मान लो फैक्ट्री एक्ट वाली डेफिनेशन आप पर फॉल नहीं हो रही, आप पर अप्लाई नहीं हो रही, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और लेकिन वहां पीएफ नहीं लगता, तो कैसे चेक करेंगे वहां लगना चाहिए कि नहीं? आप वहां वर्कर की संख्या देखिए। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स वहां 20 या 20 से ज्यादा होंगे तो वहां भी प्रोविडेंट फंड अप्लाई होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट can apply this act on any other organization subject to 2 months advance notice। ये देखिए आप 2 महीने पहले अगर सरकार नोटिस दे दे तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन पर भी अप्लाई हो जाएगा जिन ऑर्गेनाइजेशन पर पीएफ अप्लाई नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिएगा आपने क्या पढ़ा। देखो जहां 20 वर्कर है वहां तो लग गया बाय डिफॉल्ट, लेकिन जहां 20 वर्कर नहीं है लेकिन सरकार लगाना चाहती है उस पर, तो क्या लग सकता है? हां भाई सरकारी आदेश है, लेकिन सरकार कम से कम कुछ समय पहले तो बताए हम पर कि हम आपके ऊपर पीएफ लगा रहे हैं। तो यह वो पॉइंट लिखा है कि जब सरकार आप पर पीएफ लगाएगी तो वो 2 महीने पहले आपको बताएगी कि आप पर भी पीएफ लगेगा। भाई आपके यहां 20 वर्कर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 का एग्जाम्पल है। देखो यहां लिखा है कि जो सिनेमा हॉल है अगर वहां पर 5 या 5 से ज्यादा वर्कर भी हो गए तो भी वहां पर पीएफ लग जाएगा। इसका मतलब देखा आपने, सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया। सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया। वहां ऊपर लिखा था कि 2 महीने पहले सरकार बताएगी और पीएफ लगा देगी वहां जहां 20 नहीं है, और उसने लगा दिया। सिनेमा हॉल में अगर 5 या 5 से ज्यादा वर्कर भी काम करते तो वहां पर भी पीएफ अप्लाई है। अच्छा अगला पॉइंट आपको ये बताएगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5000 वर्कर हैं तो क्या सबका पीएफ कटेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी पर अप्लाई होता हो और किसी पर अप्लाई नहीं होता हो। तो कैसे पता चलेगा कि किस पर अप्लाई होता है? तो देखिए लिखा है इट इज एप्लीकेबल इफ वर्कर्स वेजेस इज मैक्सिमम ₹21,000। लेकिन अभी जिनका एग्जाम मई और जून सेशन में है उनको केवल 15,000 की लिमिट याद रखनी है। देखिए जनरल नॉलेज फायदेमंद होती है लेकिन एग्जाम में नहीं। 15,000 रुपए की लिमिट ही आपको फिलहाल याद करनी है।
जिन वर्कर्स की वेजेस 15,000 रुपए से ज्यादा है उन पर भी अगर पीएफ लगेगा तो वो वॉलंटरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की चॉइस है कि वो अपना पीएफ काटते हैं, लगाते हैं, उनका मन। लेकिन कानूनन लिमिट क्या है? 15,000। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम समझे आप? 15,000 से नीचे पीएफ कंपलसरी है, 15,000 तक पीएफ कंपलसरी है। अगर 15,000 से ऊपर आपकी वेजेस है तो पीएफ कंपलसरी नहीं है, राइट? अच्छा, ये जो वेजेस है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? देखिए, दिस वेजेस इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। 1, 2 और 3, ये 3 कंपोनेंट जोड़े जाएंगे और फिर तीनों कंपोनेंट को जोड़ने के बाद पता चलेगा कि कितना पैकेज है वर्कर का। भाई मान लो उसे सैलरी मिल रही हो 24,000 रुपए, लेकिन इन तीनों को जोड़ने के बाद 15,000 क्रॉस नहीं हो रही, तो पीएफ लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कैश इन हैंड नहीं देखना। क्या देखना है? ये 3 कंपोनेंट्स मिलकर कितना पैसा बन रहा है। आइए, अब यहां लिखा है इफ द एक्ट इज वंस अप्लीकेबल। एक बार अगर एक्ट अप्लाई हो गया, इट शैल रिमेन अप्लीकेबल फॉर एवर इवन इफ नंबर ऑफ वर्कर्स गो बिलो मिनिमम। ये तो हर लेबर लॉ में है दोस्तों। अगर एक बार 20 वर्कर और एक्ट लग गया तो वो लगा ही रहता, वो कभी हटता नहीं। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए। देखिए, ये सब लोग याद करते हैं, कहां क्या लगता है। एग्जाम में, प्रोफेशनल में आपको थोड़ा दूसरी चाल चलनी चाहिए, आपको लेटरल थिंकिंग रखनी चाहिए। आप ये तो याद करते हो कि कहां लगता है, आप ये याद करो कहां नहीं लगता। देखिए, पीएफ डज नॉट अप्लाई किन पर? एक, सरकारी संस्था पर। दूसरा, आपको वैसे सरकारी सुनते आश्चर्य नहीं हुआ, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना दोस्तों, उनके ऊपर पीएफ का एक अलग लॉ है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, आजादी से पहले का। तो आप ये मत सोचो कि गवर्नमेंट वर्कर को तो पीएफ मिलता है, हमारे घर में तो सभी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सबको पीएफ मिलता है, आप करो गवर्नमेंट में पीएफ नहीं मिलता। हाँ दोस्तों, नहीं मिलता, इस एक्ट के मुताबिक नहीं मिलता। आपके कोर्स में पीएफ नहीं है, आपके कोर्स में पीएफ एक्ट 1952, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें जो पीएफ है दोस्तों वो है पीएफ एक्ट 1925। दोनों में कितना फर्क है सोचो। खैर, पहला याद करो, सरकारी संस्थाओं पे पीएफ एक्ट 1952 नहीं लगता। दूसरा, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी, हर नहीं, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिना पावर के काम करती है। पावर मतलब यहां और कोई पावर नहीं, केवल इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है। An organization registered as a cooperative society having no power, और वर्कर भी उसके पास 50 से कम है। वो बात करना चाह रहे हैं कि स्मॉल स्केल सोसाइटी की, जहां 50 से कम वर्कर हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके पास है नहीं, तो उनको तो वैसे ही इतना लो लेवल पर स्केल है बिजनेस का। आप उनसे ये और कह रहे हो कि भाई आप उन्हें प्रोविडेंट फंड और दे दें, तो पीएफ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, ये जो पीएफ का पैसा, आपको याद है इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि पीएफ का पैसा कटेगा वर्कर का सैलरी से, और वो कटा हुआ पैसा जमा हो जाएगा जाके, मतलब प्रोविडेंट फंड का अमाउंट सरकारी ऑफिस में जमा होगा। तो कोई सरकार मतलब कौन? एक ऑफिस होगा ना, ईपीएफओ, वो एडमिनिस्टर करती है इस पैसे का। वो अब हम यहां पर देखते हैं। देखिए, ईपीएफओ इज द गवर्निंग बॉडी फॉर प्रोविडेंट फंड। इट रिसीव्स पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन from employer on behalf of employee and provides benefits to employees। मतलब ये जो ईपीएफओ है, ये है बिग बॉस किसकी? प्रोविडेंट फंड मामलों की। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होना हो, कॉन्ट्रीब्यूशंस के रेट देखने हो, पीएफ की मेथोडोलॉजी बदलनी हो, ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ईपीएफओ के पास है। ईपीएफओ के पास दोस्तों ये 2 बड़े विभाग हैं। एक का नाम है सीबीटी, चाइल्ड बुक ट्रस्ट नहीं है भाई, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और ये है एग्जीक्यूटिव कमिटी, ईसी। देखो दोनों में क्या बड़ा फर्क है कि जो सेंट्रल बोर्ड है ना, उसका काम है रूल बनाना,
और जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उसका काम है रूल को इंप्लीमेंट कराना। सेंट्रल बोर्ड देखो रूल बनाता है, रेगुलेशन बनाता है कि पीएफ अच्छे तरीके से मैनेज रहे। आपको पता है प्रोविडेंट फंड सिर्फ प्रोविडेंट फंड नहीं होता, मतलब वी शुड नॉट गो इनटू फिलॉसफी, बट ये सच है कि प्रोविडेंट फंड नहीं होता। प्रोविडेंट फंड लोगों की उम्मीदें होती हैं, प्रोविडेंट फंड लोगों की आकांक्षाएं होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन भर में जोड़ रखी हैं कि ये पैसा आएगा तो हम ये करेंगे। अब आप सोचिए वो पैसा इकट्ठा होकर ही तो करोड़ों अरबों हो रहा है, लेकिन जिस वर्कर ने अपनी सैलरी से जिंदगी भर पैसा कटवाया उसके लिए तो वो बहुत बड़ी उम्मीद है जो आप तोड़ देंगे अगर वो पैसा डूब गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा ध्यान रखते हुए 2 विभाग बनाए ईपीएफओ के, एक सेंट्रल बोर्ड जो रूल बनाता है और एक एग्जीक्यूटिव कमिटी जिसकी ड्यूटी है टू मेक श्योर दैट सच रूल्स आर इंप्लीमेंटेड इन इंडियन इंडस्ट्री एंड ऑल द एम्प्लॉयज आर गेटिंग प्रॉपर बेनिफिट। जिनके लिए अरेंजमेंट्स किए उन तक पहुंचे ना वो स्कीम का फायदा, तो फिर फायदा ही क्या, राइट। आइए अब हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल बोर्ड की टीम में कौन कौन लोग होते हैं। सेंट्रल बोर्ड में टोटल 43 लोग होते हैं और आपको 43 के 43 देखो याद भी करने। आप कहोगे सर 43 कैसे याद करें, तो 43 ऐसे याद करें कि लाइनें 43 नहीं है दोस्तों। जैसे केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव 10 है, 15 है, राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव 15 है, तो ऐसे करके 25 हो गए नहीं। तो वो टोटल 43 का स्केल आप अच्छे से याद करना, लेकिन 43 रोज नहीं है उसके लिए। देखो जो रूल बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी सेंट्रल बोर्ड, उसमें एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, 5 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, 15 राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, 10 एम्प्लॉयर के, 10 एम्प्लॉय के और एक अपने कमिश्नर साहब हैं। कमिश्नर साहब का नाम सबसे आखिरी में, इसका मतलब ये नहीं कमिश्नर साहब की रैंकिंग और पावर्स में कोई कमी है। सर पता आपको ये जितने लोग हैं ये तो रूल बनाने के बाद मीटिंग करने के बाद चले जाते हैं। अब ये जो पार्टी की होस्टिंग करते रह जाते हैं मेजबान साहब, वो है अपने कमिश्नर साहब। सारा पीएफ का काम जो है एक्स ऑफिशियो, एक शब्द होता है एक्स ऑफिशियो, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल, वो ये है कमिश्नर साहब। बाकी सब तो दोस्तों रूल बनाते हैं। अब जरा देखो ये कमिश्नर साहब आपको यहां भी मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव कमिटी हैज 13 पर्संस व्हिच आर एज फॉलोज। उसमें देखो दूसरे नंबर पर ही आ गए अपने कमिश्नर साहब। ऐसा नहीं है कि इन्हें डबल वेजेस मिल रही है, बिल्कुल सिंगल ही है, सैलरी इनकी सिंगल ही है, लेकिन ही हैज टू बी प्रेजेंट इन बोथ द प्लेसेस बिकॉज जो रूल बनाता है उसको कम्युनिकेट करना होता है वहां तक जहां रूल इंप्लीमेंट होगा, और जहां रूल इंप्लीमेंट होगा उन्हें कम्युनिकेशन चाहिए होती है जहां रूल बन रहा है। तो कल को कोई कम्युनिकेशन ना हो, कोई ये ना कह दे कि भाई हमें तो पता नहीं चला क्या रूल बना, वो कह रहा नहीं हमने तो बता दिया था आपको। तो ये मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। तो कमिश्नर साहब दोनों जगह है। देखो एक चेयरमैन, एक कमिश्नर साहब, 2 रिप्रेजेंटेटिव केंद्र सरकार के, 3 राज्य सरकार के, 3 एम्प्लॉयर के, 3 एम्प्लॉयज के। अच्छा ये जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, ये एम्प्लॉय की एसोसिएशंस होती हैं, एम्प्लॉयर की भी एसोसिएशन होती है, व्यापार मंडल, व्यापार अध्यक्ष, फिक्की, सीआईआई। लेबर यूनियंस की बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, देयर आर सो मेनी। उनसे एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव उठाए जाते हैं ताकि वो एक उनके बड़ा प्लेटफॉर्म है, इफ दे समथिंग इट मेक्स सेंस फॉर वर्कर्स, तो वहां से रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते हैं, राइट। अब अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि टोटल 3 स्कीम थी, मैं रेड से मार्क कर देता हूं आपके लिए। एक प्रोविडेंट फंड, एक पेंशन और एक EDLI मतलब इंश्योरेंस। इन तीनों स्कीम्स के बारे में आइए अब हम पढ़ते हैं कि प्रोविडेंट फंड में क्या क्या मिलता है वर्कर को, पेंशन में कैसे और क्या मिलता है, और इंश्योरेंस में कैसे मिलता है। वैसे तो पता है आपको दोस्तों, लोगों को ऐसा भ्रम है कि प्राइवेट जॉब्स में पेंशन नहीं होती, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी आप पढ़िएगा पेंशन के रूल, अगर लगातार 10 साल आपने एक ही जगह काम करा और वहां प्रोविडेंट फंड कटा था आपका, तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। मतलब वो ऑटो होता है सर, ऑटो। बस अनअवेयरनेस की प्रॉब्लम है। देखिए पहला स्कीम आइए पढ़ना शुरू करते हैं, पीएफ, जो मेजर स्कीम है। मिनिमम पीएफ का रेट सैलरी का 10%। सैलरी का मतलब तो याद है ना, बेसिक, डीए और रिटेनिंग अलाउंस, इन तीनों को जोड़ के 10% का जो पैसा आएगा वो सैलरी से कटेगा और कहां चला जाएगा, ईपीएफओ के पास। केंद्र सरकार दोस्तों अगर इस 10 को बढ़ाना चाहती है तो 20 नहीं कर सकती,
10 से लेकर 12 तक जा सकती है। और अभी आपको पता होगा, आप सब मार्केट वॉच करते होंगे, फिलहाल का जो रेट है पीएफ का दोस्तों वो 12% ही है। 10 से नीचे नहीं जा सकती सरकार, 12 से ऊपर नहीं जा सकती, और प्रेजेंट रेट कितना है 12। लेकिन ये जो 6 इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं ना, ये जो 6 नाम अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, इन 6 में 12% की बजाय रेट कितना है 10%। कौन कौन सी ऐसी जगह है? जूट इंडस्ट्री, बीड़ी, अब दोस्तों बीड़ी को बीड़ी कहते हैं, उसका कुछ इंग्लिश नहीं होता, ठीक है। ब्रिक्स, कॉयर, गौर गम, सिक कंपनीज, जो कंपनी लॉ में सिक कंपनीज की अपनी डेफिनेशन होगी, आप कंपनी लॉ की वीडियो में देखिएगा। ये जो 6 इंडस्ट्रीज हैं, इनको छोड़कर पूरे भारत में पीएफ का रेट कितना है 12%, और इन 6 ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीएफ का रेट कितना है 10%। बस इतना सा रोल है। देखो दोस्तों, ये जो पीएफ है इसको मेन माना जाता है, और जो बाकी 2 बेनिफिट्स है ना, पेंशन और ईडीएलआई, उनको सब्सिडरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि पीएफ में वर्कर को पैसे अपना सैलरी से कटवा के देने होते हैं। पेंशन और इंश्योरेंस ना साथ में फ्री आता है। तो डिटर्जेंट पाउडर के साथ बाल्टी आएगी तो आप बाल्टी के लिए पैसे नहीं देते, डिटर्जेंट का पैसा दिया। आपकी सैलरी से जो पैसा कटेगा ना, वो सारा का सारा पता है कहां जाएगा? वो पीएफ में जाएगा। सारा का सारा पैसा जो पीएफ में गया, पेंशन में कुछ नहीं जाता, आपकी सैलरी का हिस्सा वो साथ में आते हैं। तो आप देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट 12% विच गोज डायरेक्टली टू पीएफ एंड ही डज नॉट पे एनीथिंग फॉर पेंशन एंड इंश्योरेंस। कुछ नहीं देते वो पेंशन और इंश्योरेंस में। अब एम्प्लॉयर का देखते हैं, एम्प्लॉयर भी 12% देता है, लेकिन उसके टुकड़े होते हैं। उस 12% में से कुछ पैसा जाता है पेंशन में और कुछ पैसा जाता है प्रोविडेंट फंड में। पहले आप दोबारा समझो, एम्प्लॉय ने कितने पैसे दिए? 12%। कहां से दिए? अपनी सैलरी से। कहां गए? प्रोविडेंट फंड में। अब एम्प्लॉयर बताओ, एम्प्लॉयर ने भी कितने दिए? 12%। मतलब वर्कर की वेजेस का जो अमाउंट बनेगा 12% वो अपनी जेब से भी देगा। लेकिन दिस मनी डज नॉट गो कंप्लीटली टू पीएफ। तो कैसे होता है दोस्तों? 8.33 जाता है पेंशन में, और बचा हुआ इंश्योरेंस नहीं है, ये है पीएफ। बचा हुआ पीएफ 8.33 पेंशन और 3.67 प्रोविडेंट फंड, राइट? तो अब जरा याद करना, एम्प्लॉय ने जो दिया था पूरा 12% पीएफ में था, एम्प्लॉयर ने जो 12% दिया उसका 8.33 तो चला गया पेंशन में, बचा कितना? 3.67। तो कुल बताइए कितना गया प्रोविडेंट फंड में? 15.67। लोग कहते नहीं जी हमें तो डबल मिलता है। आपको सर भीड़ से अलग चलना होगा। आप स्टूडेंट है लॉ के, भारत स्टूडेंट नहीं है लॉ का। आप पेपर में लिखने जा रहे हैं, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट द लॉ पेपर। लोगों को लगता है लगने दीजिए। आप पढ़िए कि 12% एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी से सीधे दिया, और एम्प्लॉयर ने अपनी सैलरी का, अब उस वर्कर की सैलरी का 12% में से 2 टुकड़े करवाए। 8.33 गया पेंशन में और सिर्फ बचा हुआ पीएफ में गया। तो दोस्तों डबल का हुआ। 8.33 तो पहले डाइवर्ट हो गया, करेक्ट? चलो आगे देखो। इट मींस टोटल मनी going to provident fund is not exact double or 12%, it is only 15.67. You know, this was I was telling you. अगर पीएफ फंड विड्रॉ किया गया, there is no limitation period and it can be taken back at any point of time. देखिए एक प्रोसीजर होगा ना जिसके थ्रू आप पैसे निकालेंगे, तो वो फॉलो कर दीजिए। कुछ अलग प्रोसेस होता होगा जब पहले निकालेंगे, कुछ अलग प्रोसेस होता होगा जब रिटायरमेंट पे निकालेंगे, लेकिन निकलेगा जरूर। ऐसी बात नहीं है कि वो पैसा ना निकले कि भाई आपका अपना कैसा। हाउएवर पेंशन अमाउंट कम्स ओनली अगर कंटिन्यूअस सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर 10 years विद द सेम एम्प्लॉयर। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 10 साल लगातार एक ही जगह काम करना है, तब मिलेगा वो 8.33 वापस जो भी कटवाया था। आपने अपनी सैलरी से तो नहीं कटा था ना, इसलिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयर ने जो 12% में से 8.33 वह पेंशन के नाम जमा कराया, वो दोस्तों तभी मिलेगा जब 10 साल काम करोगे एक जगह। आपने पहले छोड़ दिया तो आपकी प्रॉब्लम, फिर नहीं मिलने वाला कुछ पैसा। When an employee changes his job,
without completing 10 years, such 15.67 also goes to the new employer, but 8.33% of pension gets forfeited. फॉरफीचर शब्द वैसे दोस्तों अच्छा तो नहीं है, सरकार कौन सा आपसे छीनने आई थी, आप ही ने अपना एंटाइटलमेंट छोड़ा, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। भाई आपको बोला गया कि आप 10 साल एक जगह काम करो तो 8.33 मिलेगा, फिर आप नहीं कर रहे तो नहीं मिल रहा। चलिए, पीएफ जनरली दोस्तों कम्स बैक इन 45 डेज, मतलब जब भी आप अप्लाई करोगे 45 डेज में वो आ जाता है। बट पता है वो तो थ्योरेटिकल रूल 45 का है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं। आप आज अप्लाई करो 3 दिन में अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, डोंट बी टू मच प्रैक्टिकल। अगला पॉइंट, अगर पैसा 45 दिनों में नहीं आया ना दोस्तों तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप क्या सोच रहे हो ऐसा कि भाई अच्छी बात है देर से मिले पैसा, 12% ब्याज मिलेगा, ऐसे नहीं सोचते। पीएफ का पैसा 45 दिन में नहीं आया तो 12% का और इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द पीएफ अमाउंट फॉर द डिले। लेकिन दोस्तों रियलिटी में बिलीव मी ऐसे नहीं होता। अगर 12% इंटरेस्ट सरकार को पे करना पड़ा तो सरकार पता है किससे वसूलती है? ये हमारे प्यारे कमिश्नर साहब की सैलरी से। देखो, अगर इंटरेस्ट 12% का सरकार को पे करना पड़ा तो वो रिकवर करा जाएगा सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर साहब की सैलरी से। भैया मैंने कुछ नहीं लिखा, ये जैसा रूल है वैसा मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे पढ़े। एम्प्लॉई कैन ऑल्सो टेक एडवांस मनी, इसको बोलते हैं दोस्तों अर्ली विड्रॉल। जैसे ना आपके पैसे रिटायरमेंट के टाइम पर निकलने चाहिए थे, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि आप उसे विड्रॉ तो कभी भी कर सकते हो। तो अगर आप उसे पहले विड्रॉ करोगे तो उसे एडवांस बोलते हैं। एडवांस का उन्होंने एक प्रोसीजर बताया है। वो कह रहे हैं एडवांस मनी आप निकाल सकते हैं विदाउट लिविंग द जॉब फॉर फॉलोइंग पर्पस। अब जैसे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, नेचुरल डिजास्टर, ये आपको थोड़ा कॉमेडी सा लगेगा कि मान लो बिजली विभाग ने आपकी बिजली काट दी, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कट हुई आपकी, आप उसके लिए पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। भाई आपका पैसा निकाल लो इन केस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबलमेंट। तो कोई बात नहीं, मतलब हम ये बात समझ गए कि पीएफ का पैसा आपका अपना पैसा है, तमाम जरूरतों के लिए आप उसे निकाल सकते हैं, इट्स योर मनी, राइट। अगले पॉइंट पे दोस्तों जरा इंपॉर्टेंट का निशान लगाओ आप। देखो कुछ नहीं पता होता कि क्वेश्चन किससे आए। इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक तब बनता है जब या तो उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, जिसे आपको समझने के लिए 2 बार रिवाइज करना पड़े, या फिर वो इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में बहुत हाई है, कई बारी वो कॉन्सेप्ट आ चुका। क्या कॉन्सेप्ट है? वो कहते हैं कि अगर कोई भी पैसा कभी डिपॉजिट नहीं हुआ, कहां? अरे सर पीएफ अकाउंट में, याद नहीं, यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था आपका एक, उसमें पैसा जमा होना चाहिए, जमा नहीं हो रहा। उसमें चलो मत जमा करो, जो जमा है निकाल तो लो, निकाल भी नहीं रहे आप, बाढ़ में बह गया हमारा एम्प्लॉय। मतलब जो पैसे निकालने चाहिए वो निकाल नहीं रहा, जो जमा करने चाहिए जमा नहीं कर रहा, बिल्कुल जी डेड सा हो गया खाता। कितने वर्षों तक? 3 साल तक। तो इस अकाउंट को हम मान लेंगे डेड अकाउंट, एंड नो इंटरेस्ट विल अक्रू आफ्टर 3 years, बट द मनी इज सेफ एंड कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत दोबारा ध्यान सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि आपके खाते का पैसा खत्म हो गया। आई एम सेइंग, सपोज करिए एक एम्प्लॉय ने 8-10 साल जॉब करी, फिर वो ब्रेक ले लिया, उसने 4 साल तक वो कहीं जॉब नहीं कर रहा, तो उन 4 साल में उसके अकाउंट में पैसे जमा नहीं हो रहे और वो विड्रॉ भी नहीं कर रहा, तो उस पैसे को फ्रीज कर देंगे, उस पैसे को डेड नहीं मानेंगे। अकाउंट डेड होगा और अमाउंट फ्रीज हो जाएगा। दोस्तों क्या बोला मैंने? अकाउंट डेड होगा लेकिन अमाउंट फ्रीज हो जाएगा। 4 साल बाद, 40 साल बाद, 400 साल बाद जिंदा अगर आप रहे तो कभी भी आ जाओ, सरकार कहीं नहीं भाग रही, पैसा सुरक्षित है, लेकिन उस पे ना इंटरेस्ट जुड़ना बंद हो जाएगा। 3 साल तक तो सरकार आपके जमा पैसे में ब्याज देती रहेगी, ऐड ऑन करती रहेगी, एक्रू होता रहेगा। अब 3 साल हो गए, इंतजार करते करते सरकार भी थक गई, आप आ ही नहीं रहे, बिल्कुल होल्ड कर देगी, फ्रीज कर देगी उस पैसे को। वो पैसे 3 साल का ब्याज सुरक्षित है, उसके बाद एडिशनल इंटरेस्ट अक्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पीएफ की स्कीम। अब शुरू करते हैं पेंशन की स्कीम। पेंशन और ईडीएलआई में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी स्कीम्स है। देखिए सबसे पहली काम की बात, एम्प्लॉय कुछ भी पेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, राइट।
एम्प्लॉयर 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वेजेस का। इफ यू रिमेंबर 12% दिया था ना एम्प्लॉयर ने अपनी सैलरी, अपनी जेब से वर्कर की सैलरी का, और वो पेंशन में चला गया था, ये वो है। वाह कितनी अच्छी लाइन है, देखो अगर हमारे वर्कर की एज 58 ईयर्स हो जाए तो ये 8.33 जाना बंद हो जाता है। एम्प्लॉयर को कुछ तो राहत मिली। पेंशन का पैसा दोस्तों कैसे मिलता है? लमसम ऑब्वियस, महीने महीने जो पेंशन, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्रॉब्लम थी, सरकार को ही परेशानी थी। सरकार को ही परेशानी थी कि भाई पैसा आपने एम्प्लॉयर को जिंदगी भर तो सैलरी में बांधा। आप लेट्स इमेजिन कि एक्स लिमिटेड में वर्कर काम करता है, तो जब तक वो काम कर रहा था हर महीने सैलरी का हिसाब रखो, और अब जब वो रिटायर हो गया तो हर महीने पेंशन का हिसाब रखो। एम्प्लॉय ना हो गया वो तो हमेशा के लिए ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया, नहीं, लमसम पेंशन सरकार आपको पे कर देगी और बात खत्म। 10 साल की सर्विस कंपलसरी है, दैट टू विद द सेम एम्प्लॉयर। अगर एक एम्प्लॉय ने चेंज कर दिया या अपना जॉब छोड़ दिया तो पेंशन कंट्रीब्यूशन लैप्स हो जाएगा, राइट। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर को पेंशन दे दी जाएगी। ये तो एक सामान्य नियम है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है समझना। देखिए ये जो लाइन है ये समय समय पर बदलती रहती है। यहां लिखा है पेंशन या तो पीएफ के साथ ही दी जा सकती है या अलग से भी पे हो जाती है। अब वो दोस्तों अकाउंट ट्रांसफर होता है, तो मान लीजिए सरकार ने अकाउंट ट्रांसफर प्रोसेस करा इकट्ठा, तो आपको पता नहीं चल पाता कितने पैसे किसके आए। नहीं तो एक साथ भी ट्रांसफर हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। अब आइए पढ़ते हैं इंश्योरेंस स्कीम ईडीएलआई। सबसे पहले तो मैं आपको यह याद दिला दूं, आप ईएसआई वाली वीडियो देखिएगा। ईएसआई में भी इंश्योरेंस है और ईडीएलआई में भी इंश्योरेंस है, और दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका एक विशेष नाम है लिंक्ड इंश्योरेंस। क्यों भाई, ये किससे लिंक्ड है? दोस्तों ये लिंक्ड है प्रोविडेंट फंड से, पीएफ से जुड़ा हुआ ये बीमा स्कीम है, इसलिए ऐसा है। इट इज कॉल्ड लिंक्ड बिकॉज इट इज लिंक्ड टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता एनीथिंग इन ईडीएलआई स्कीम। अच्छा क्यों, आपको याद नहीं? हमने पढ़ा था ना पीएफ 12% एम्प्लॉय ने दिए एंड दैट्स इट। इंश्योरेंस और पेंशन दोनों उसे दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसके लिए उसे कुछ पैसे नहीं देने होते। तो फिर कौन देता है? एम्प्लॉयर ऑफ कोर्स। देखो एम्प्लॉयर बेचारा 0.5% और देता है, तो एम्प्लॉयर को तो आपने खूब अच्छे से लूट रखा है। 12% तो आप उससे ले लेते हो पीएफ के नाम पे, पेंशन के नाम पे। 5.5% आपने ले लिया ईडीएलआई के नाम पे, तो वो बेचारा तो 12.5 दे रहा है। आई एम नॉट फेवरिंग द एम्प्लॉयर, आई एम जस्ट शोइंग यू द कंपैरेटिव पिक्चर। वर्कर ने दिया 12%, लेकिन एम्प्लॉयर दोस्तों 12 नहीं दे रहा, वो 12.5 दे रहा है। देखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 0.5% ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज इज ईडीएलआई प्रीमियम। ईडीएलआई का जो बेनिफिट है तभी प्राप्त होता है जो जीवन बीमा के रूप में, मतलब डेथ के केस में। अगर एक एम्प्लॉय मरता है तो एंटायर प्रीमियम जो आज तक आपने पे करा वो, या 1,20,000 विच एवर इज हायर, इसका मतलब हो गया दोस्तों 1,20,000 तो पक्का मिलेगा। पेड एज कैश बेनिफिट। तो देखो 3 बेनिफिट हो गए हर वर्कर को, एक पीएफ, एक पेंशन और एक एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू। ये दोस्तों डिस्प्यूटेड विषय है कि मान लो कोई कह रहा है इतना पीएफ बना, कोई कह रहा है इतना पीएफ बना, तो जो पीएफ ऑफिस कह रहा है बस उतना पीएफ बना। डिस्प्यूट के केसेस में ईपीएफओ जो कह रहा है वही फाइनल फैसला होता है। देखो वहां लिखा है व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग पीएफ लायबिलिटी, फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय ईपीएफओ। अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसको ईपीएफओ का फैसला नहीं पसंद आ रहा, तो भाई तू घर बैठ। ईपीएफओ का फैसला नहीं पसंद आ रहा तो अदालत चला जा। इफ अ पर्सन इज डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ ईपीएफओ, तो एक विशेष अदालत है दोस्तों, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, ईपीएफएटी। यहां जाकर आप अपील करिए कि भाई हमें, हमारे ऊपर लायबिलिटी ज्यादा लगाई जा रही है लेकिन हमारी बनती कम है, तो ठीक है। अपील कैन बी फाइल्ड बाय एम्प्लॉय विदाउट एनी फीस, मतलब अगर एम्प्लॉय को लगा कि उसको कम पैसे मिले
या उसकी सैलरी से पैसे उतने नहीं कट रहे जितने कटने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको तो कोई पैसे नहीं लगते। देखो प्रोसीजर लिखा है यहां पे कैसे जाना है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर जाएगा ना सर, फिर देखो एम्प्लॉयर के ऊपर एक और, एम्प्लॉयर की सुनी ही नहीं जाएगी अदालत में। जितने भी पैसे एम्प्लॉय कह रहा है कि एम्प्लॉयर से लेने, एम्प्लॉयर कह रहा है जज साहब सुन लो, जज साहब कह रहे हैं चुप, बोलने का नहीं। वो कह रहा है पहले तू पैसे जमा करा। आप हालत देखें, मतलब आपका बिजली का बिल 1000 रुपए आता है, इस बार बिजली का बिल 1 लाख आ गया। आप सरकार के पास गए, अदालत गए, जब आप कह रहे हैं जज साहब मेरा बिजली का बिल 1 लाख आ गया, जज साहब कह रहे हैं चुप, पहले 1 लाख में से 75% जमा करा, फिर सुनेंगे। यही लिखा है सर यहां पर। अगर एम्प्लॉयर को कोई केस करना है और उसे उसकी लाइबिलिटी बन रही है, वो मान नहीं रहा, तो जज साहब कह रहे हैं देख बात सुन, सुनेंगे बाद में, पहले पैसे जमा कर। कितने? जितने लाइबिलिटी के बन रहे हैं? नहीं, 75%। एज कैलकुलेटेड बाय ईपीएफओ बिफोर फाइलिंग अपील। तो केस करने से पहले उसे इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे, राइट। ये पैसा मान लो एम्प्लॉयर जीत गया, उसके बनते नहीं थे, वो बेचारे को तो लपेट लिया आपने, तो पैसे वापस कर देना उसको, अदालत के पास ही तो है, कोई लेके थोड़ी भाग रहा है। और अगर वो हार गया तो 75% पैसे तो पहले जमा करवा लिए अदालत ने, अब बचे 25%, वो ले लेना आप वापस। ईपीएफएटी जो विशेष अदालत है उसमें कितने जज होते हैं? 1। देखो जी, अकेले से फैसले भी जल्दी हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में स्पीड आ जाएगी। इस अकेले जज साहब को हम क्या कहते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें बच्चों ने सुना होगा पीठासीन अधिकारी कहते हैं इसे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मैक्सिमम परमिसिबल एज, ये दोस्तों जो जज साहब हैं अपने पीएफ वाले, उनकी मैक्सिमम उम्र यहां बताई गई है 62 ईयर्स। इनका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा होता है और किसकी रिकमेंडेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के कहने पर, रिकमेंडेशन देने पर यहां वाले ईपीएफएटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है। अच्छा, इन्हें हटाया भी जा सकता है, जी हां, लेकिन सरकार नहीं हटा सकती। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनका रिमूवल हो सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जब आप रिमूव कर सकते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिजाइन भी करना हो सकता है। भाई अगर उसे रिजाइन करना है तो वो 3 महीने का एडवांस नोटिस देकर रिजाइन कर सकता है जब वो चाहे। मतलब वी टॉकिंग अबाउट द जज साहब, एम्प्लॉयर खत्म हो गए, पीएफ की विशेष अदालत का जो जज है उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं और वो स्वयं भी इस्तीफा दे सकते हैं। बस जब वो स्वयं इस्तीफा देंगे तो उन्हें 3 महीने पहले बताना होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। वो तो दोस्तों कुछ बातें ऑब्वियस होती हैं, पीएफ की अदालत है, विशेष अदालत है, इसका मतलब वो अदालत तो है ही ना। अब जब वो अदालत है तो वो हर वो काम कर सकते हैं जो एक जज साहब की शक्तियों में शामिल होता है। तो बस बधाई आप सबको। अब हम आ गए मिसलेनियस पॉइंट्स पर। पीएफ को लेकर जितने भी प्रश्न आपके मन में हो आप वीडियो के बाद पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे एग्जाम ओरिएंटेशन से सब कुछ आपका कवर हो गया। देखिए मिसलेनियस पॉइंट्स में पहला पॉइंट है, पीएफ का पैसा अटैचमेंट से फ्री होता है। ग्रेचुटी में भी आप ये सुनोगे, बोनस में भी आप ये सुनोगे, सब ऐसा ही है कि मान लो जो वर्कर है उसको पीएफ का पैसा मिला, आज उसे पैसे मिले 10-15 लाख रुपए जो उसके कटे थे जिंदगी भर, कल उसके लेनदार, उसके पास क्रेडिटर्स आ गए, वो कह रहे हैं जी अब तो तुम्हारे पास पैसे आ गए, हमारे ऐसा नहीं है। जो पीएफ वो आपके और आपके अपने एंजॉयमेंट का पैसा, आपने अपने पैसे जिंदगी भर बचाए, किसी भी लायबिलिटी में यूज करना ना करना आपके ऊपर है। देखिए अगला पॉइंट, एम्प्लॉयर कैन नॉट रिड्यूस वेजेस ऑफ एम्प्लॉय जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू पे लेस कंट्रीब्यूशन। वो दोस्तों ऐसा है कि मान लो प्रोविडेंट फंड में आपने भी देखा कैलकुलेशन 12% होती है वेजेस का, तो एम्प्लॉयर ने क्या सोचा, मैं वेजेस ही कम कर देता हूं तो उसका 12% भी कम निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एम्प्लॉयर ने जानबूझ के इसलिए वेजेस कम करी कि मुझे कंट्रीब्यूशन कम देना पड़ेगा, तो ये उसके लिए ऑफेंस हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट, इफ एन एम्प्लॉय चेंजेस हिज जॉब, हिज मनी इन द पीएफ अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू न्यू एम्प्लॉयर विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब नई जॉब लेकिन पुराना खाता, पुराने पैसों में ही नए पैसे, तो वो कंटिन्यू रहेगा खाता, आपका कभी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा।
अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बिक गई, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी तो एम्प्लॉयर चेंज हो सकता है, और द ओनरशिप चेंजेस, ये लाइन बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओल्ड एज वेल एज न्यू एम्प्लॉयर विल बी जॉइंट एंड सेवरल। यू नो व्हाट डज इट मीन? सर जो वो सोचो, ओनर बदल गया फैक्ट्री का, वर्कर रिटायर हो गया, उसको पीएफ नहीं मिल रहा, ओनर नए एम्प्लॉयर के पास जाके कह रहा है बाबूजी मेरे को पीएफ नहीं मिल रहा, तूने मेरे यहां थोड़ी काम करा था, जिससे क्या काम करा था, जा पुराने मालिक पे जा। He went to the old employer and when he went to the old employer, the old employer is saying, तूने मेरे यहाँ अब मेरे यहाँ काम करा था तो अब मैं थोड़ी हूं, अब तो भाई तू नए मालिक पे जा। तो वो ऐसे घूमता रहेगा? नहीं, अदालत ने, सरकार ने पहले इंतजाम कर रखे हैं। देखिए, if an organization is sold out or the ownership changes, the responsibility of old as well as new employer will be joint and several। दोनों की जिम्मेदारी है, किसी पे भी केस कर देगा वो। ठीक है, चलो दोस्तों, आखिरी पॉइंट है कि जो असम की चाय फैक्ट्रियां हैं उन पर पीएफ एग्जेम्प्ट है, उनके ऊपर पीएफ अप्लाई नहीं होता। ओके, तो ये जो चैप्टर आपने पढ़ा, अब आप प्लीज फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करिए। ये जो आपने 13 पेजेस का चैप्टर पढ़ा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा आपका। राइट, थैंक यू सो मच।